दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर लेकर आए आपके लिए एक ऐसा स्टॉक जिसके अंदर आपको जल्द से जल्द गिरावट देखने को मिल सकती है। नाम आपने थंबनेल में देखे होगा। जी हाँ, यहाँ पर टाटा मोटर्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। टाटा मोटर्स के अंदर टेक्निकल्स कुछ ऐसे बन रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों साथ ही आपको हम बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर निफ्टी 50 के 50 के 50 स्टॉक यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। किस लेवल पे किस स्टॉक को खरीदना चाहिए, कौन से स्टॉक को आपको यहाँ पर लेना चाहिए, कौन से स्टॉक को नहीं लेना चाहिए, सारा यहाँ पे एनालिसिस आपको बताया जा रहा है। ऑलरेडी हम यहाँ पे 20 स्टॉक के एनालिसिस कर चुके हैं। यहाँ पे 20वां स्टॉक था बजाज फाइनेंस का और आज 21 नंबर का स्टॉक यहाँ पे होने वाला है टाटा मोटर्स का। दोस्तों टाटा मोटर्स का यहाँ पे 21 नंबर का स्टॉक यहाँ पर होने वाला है। टाटा मोटर्स स्टॉक कैसा है, किस टाइप का है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, यहाँ पर फंडामेंटल कैसे है, टेक्निकल कैसा है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेकिन साथ ही कहना चाहूँगा, अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को यहाँ पर हिट ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पे टाटा मोटर्स की हम यहाँ पे प्राइस की बात करें तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पे 2% की तेज़ी दिखाई दी, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर या फिर आप बोल सकते हो पूरी मार्केट के अंदर तेज़ी थी। तो यहाँ पर 495 रुपीज़ 90 पैसे के अप्रॉक्सीमेटली क्लोजिंग हुई यहाँ पर टाटा मोटर्स की। 5 दिन की अगर हम बात करें तो 5 दिन के स्टॉक के अंदर 3.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने के अंदर 3.33% का यहाँ पर रिटर्न दिया स्टॉक ने, और 6 महीने की अगर बात करें तो 59% का यहाँ पे शानदार रिटर्न स्टॉक यहाँ पे प्रोवाइड कर चुका है। वहीं दोस्तों एक साल की अगर बात करते हैं तो एक साल के अंदर 188% रिटर्न दिए, यानी कि एक साल के अंदर आपका जो पैसा था वो दुगना कर दिया यहाँ से। ठीक है, उसी के साथ 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल के अंदर यहाँ पर जो रहे 9.63% के रिटर्न रहे, यानी 5 साल में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं रहे। जिस लेवल्स पर आज से 5 साल पहले यहाँ पे ट्रेड करा करता था 2017 में 541 रुपये ट्रेड किया करता था स्टॉक, और आज कहाँ ट्रेड कर रहा है 495। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर कोई भी गेन देखने को नहीं मिला दोस्तों। साथ ही यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कि 2002 में 16 रुपये 61 पैसे पर स्टॉक ट्रेड किया करता था। सॉरी, सन 2000 में यहाँ पर 16 रुपये 61 पैसे पर यहाँ पर स्टॉक ट्रेड किया करता था, और आज स्टॉक यहाँ पर 495 रुपीज़ पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि स्टॉक और ज़्यादा ऊपर जा सकता था, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं कि 2015 में ही स्टॉक ने 573 का यहाँ पर हाई लगा दिया था। तो अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ से कम 1000 रुपीज़ की वैल्यू होनी चाहिए थी, मगर बहुत ज़्यादा नीचे स्टॉक मिल रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर दोस्तों बात करें भाई टाटा मोटर्स कितनी बड़ी कंपनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स के पास यहाँ पे जैगुआर और लैंड रोवर जो दोनों ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे टाटा मोटर्स की ही निकल के आती है। साथ ही यहाँ पर सीवी इंडस्ट्री में लीडरशिप है टाटा मोटर्स के पास। 43% का यहाँ पे मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास अवेलेबल है। फाइनेंशियल ईयर 2020 तक का ये डाटा है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों मार्केट कैप के बात करें तो मार्केट कैप 1,78,400 करोड़ की शानदार मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 495 के अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है। हाई 537 का लगा था और लो 157 का लगा था 52 वीक्स में। ठीक है, उसके साथ स्टॉक अप यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैं आपको स्टॉक अप ये भी दिखाता हूँ कितना चल रहा है। आरओसी की बात करें तो 5.82 की आरओसी हो रखी है। 135 रुपीज़ बुक वैल्यू है। आरओई की बात करें तो 22.9% यहाँ पे आरओई दिखाई दे रही है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दोस्तों नन है। डिविडेंड यहाँ पर मिलता नहीं है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ यहाँ पर शो हो रही है। पी रेशो की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13.1 का यहाँ पे पी रेशो दिखाई दे रहा है माइनस में। -13.1 का पी रेशो है कंपनी का, और सेक्टर का पी रेशो -451 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यानी कंपनी इज़ स्टिल बेटर देन सेक्टर। कंपनी सेक्टर से अभी भी यहाँ पर अच्छी ही चल रही है, अच्छा रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी के जो प्रोज हैं, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर इस। ठीक है, ये इसका प्रोज हो गया। यहाँ पे कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में आप देखते हैं स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.68 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल ग्रोथ। साथ दोस्तों बता दूं कि 3.68 टाइम जो यहाँ पर अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है, ये कोई यहाँ पर कॉन्स नहीं माना जाता, क्योंकि अक्सर जो कंपनियाँ होती हैं प्राइवेट कंपनी अच्छी कंपनी है तो वो यहाँ से 10-10 गुना भी अपने जो बुक वैल्यू है उससे ऊपर ट्रेड करती हुई नज़र आती हैं। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर इशू आता है खाली यहाँ पर सेल्स का। आप देखते हैं कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ -1.71%, यानी कि पिछले 5 सालों के अंदर -1.76% की सेल ग्रोथ रही, माइनस में सेल गई है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो था वो भी माइनस में दिखाई दिया, -27.49 का यहाँ पर। ठीक है,
हालांकि फ़िलहाल यहाँ पे अगर हम आरओसी और आरओई की बात करें तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आरओसी 5.82 की हो रखी है और आरओई 22 की हो रखी हुई, माइनस में 22 की दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर टाटा मोटर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है व्हीकल्स की, तो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं कि 20% के आसपास यहाँ पर इसकी जो आरओसी है वो होनी चाहिए थी, पर 5.82 जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मारुति सुजुकी की भी अच्छी खासी आरओसी देखने को मिलती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इसके रिजल्ट्स की बात करें, इसका क्वार्टर रिजल्ट की, तो आप यहाँ पे देखते हैं जो सेल हुई 61,379 करोड़ की हुई, जो कि पिछले क्वार्टर में 66,406 करोड़ की थी, और पिछले साल की बात करें तो 53,530 करोड़ की यहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे सेल के अंदर अच्छा इजाफा हुआ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सेल जो है गिरती हुई नजर आई। वहीं दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ वो 4,117 करोड़ का हुआ, ठीक है, जो इससे पहले क्वार्टर में 5,243 करोड़ का था, और पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6,098 करोड़ का था। तो यानी कि जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया। साथ ही उसके बाद यहाँ पे कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जिसमें इंटरेस्ट 2,327 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया गया, जो कि पिछले क्वार्टर में 2,203 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो आप देखते हैं यहाँ पे कंपनी जो इस बार इंटरेस्ट पे किया वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पे किया है। उसी के साथ कंपनी को डेप्रिसिएशन भी लगता है यहाँ पर 6,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली का। तो यानी कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है कंपनी का, वो आता है -3,472 करोड़ का, यानी कि 3,500 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली कंपनी को लॉस होता है इस क्वार्टर में, जो लॉस पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है और पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 4,442 करोड़ का यहाँ पे नेट लॉस होता है, नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस होता है, ठीक है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है और पिछले साल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि कंपनी लॉस में ही है ऑलरेडी। आप यहाँ पे देखते हैं कि पिछले कई क्वार्टर से कंपनी को यहाँ पर लॉस झेलने को मिल रहा है, हालांकि बीच में एक बार प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2010 में कंपनी 92,000 करोड़ की सेल्स क्या करती थी, जो कि यहाँ पर 2,92,000 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई, यानी कि 3 गुना के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आई हैं। लेकिन वहीं इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा था 25 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली का, लेकिन अब कंपनी को यहाँ पर नेट लॉस हो रहा है 13,000 13,500 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली का। तो कंपनी को जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा पिछले 4 सालों से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसकी सेल ग्रोथ रही वो 7% की रही पिछले 10 सालों में। वहीं पे इसकी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दोस्तों शो नहीं हो रही है, वैसे इसकी 7% की यहाँ पर सेल ग्रोथ रही। वैसे यहाँ पर मैं बता दूँ 10 साल में इसको जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस में गई है इसकी, क्योंकि जिस हिसाब से आपने यहाँ पर देखा कि 2,500 करोड़ का है प्रॉफिट हुआ करता था, 13,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस में इसकी सेल ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ जो है माइनस में देखने को मिल सकती है। 10 साल में 7% की सेल ग्रोथ रही, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी माइनस में रही, और वहीं स्टॉक का CAGR जो रहा 10 साल में 11% का देखने को मिला। इसके साथ दोस्तों बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में यहाँ पे सितंबर में 43,911 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व है, और जो बोरोइंग है 1,48,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बोरोइंग है। तो कंपनी को जैसे मैंने ऊपर बोला आपको इस क्वार्टर में इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ा, तो उसका कारण यही था कि कंपनी की जो यहाँ पर बोरोइंग है वो बढ़ती हुई नज़र आई, 1,42,000 करोड़ की जगह 1,48,000 करोड़ हो गई। तो इसकी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो भी ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आया, जिसकी वजह से जो लॉस था वो और ज़्यादा देखने को मिला दोस्तों, ठीक है। उसी के साथ फिक्स एसेट 1,46,000 करोड़ के फिक्स एसेट हो गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,38,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली थे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे CWIP की बात करें तो 7,000 का यहाँ पर जो एसेट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी यहाँ पे कुछ दिनों बाद प्लस हो जाएंगे जब यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पहले इसके यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं एक बारी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर किस टाइप का दिखाई दे रहा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे 46.41% की प्रमोटर की होल्डिंग है, 13.35% की यहाँ पे FI की होल्डिंग है। FI ने यहाँ पे सेल किया है थोड़ा सा 14.28 से 13.35 तक लिया है इसको, 1% के आसपास की सेलिंग दिखाई दे रही है। वहीं पे DI ने 11.47 से 13.30 बढ़ाते हुए नजर आए, और पब्लिक की ऑलमोस्ट यहाँ पे 27 की जगह 26 के आसपास होल्डिंग दिखाई दी। तो यानी कि यहाँ पे आप देखते हैं कि जो पब्लिक की होल्डिंग है 20% से ज़्यादा है, हालांकि मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से यहाँ पे 20% के
कम ही होनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम 20% ही पब्लिक के पास होनी चाहिए और 80% यहाँ पर प्रमोटर एफआई और डीआई के पास होनी चाहिए। तो कंपनी का जो शेयरहोल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी सेफ हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है वो, चलो तब भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे दोस्तों ये है कि कंपनी को जो लॉस हो रहा है वो काफ़ी कंटिन्यूस हो रहा है पिछले 4 सालों से। जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया, सेल जो है, सेल तो अच्छी हो रही है कंपनी की साल दर साल की बात करें तो, लेकिन यहाँ पर जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो भी कोई इतनी ज़्यादा खास दिखाई नहीं देती। कंपनी के पास रिजर्व तो है, पर जो बोरोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिजर्व। यहाँ पर 3 गुना बोरोइंग हो रखी है। ठीक है, तो कंपनी ज़्यादा पैसा यहाँ पर उधार लेगा, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चुकाना पड़ता है। अगर कंपनी के ऊपर बोरोइंग ना होती तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आता, पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है बोरोइंग ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज़ यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बोलूँ तो कंपनी को इतनी ज़्यादा खास नहीं है कि इतना ज़्यादा कोई इसका बोले कि फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फंडामेंटल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है फ्यूचर में जो इनके फ्यूचर प्लान्स है वो एक अलग चीज़ है कि फ्यूचर में कंपनी क्या करेगी। फिलहाल तो हम यहाँ पर प्रेजेंट की जो है परफॉर्मेंस के ऊपर ही यहाँ पर निवेश करते हैं। तो प्रेजेंट की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो क्वार्टर का रिजल्ट आया वो भी कोई अच्छा नहीं रहा पिछले क्वार्टर के मुकाबले या फिर पिछले साल के मुकाबले दोस्तों। तो ओवरऑल फंडामेंटल यहाँ पे वीक ही मैं कहना चाहूँगा। हालांकि आपने दोस्तों निवेश कर रखा है तो आपने भी सोच समझ के निवेश किया होगा। ये मेरी पर्सनल राय है, इसमें कोई भी किसी को भी सजेशन नहीं है बाय होल्ड और सेल का दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे चार्ट पर और इसके यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है 495 का। यहाँ पर जो स्टॉक का मनी फ्लो चल रहा है वो चल रहा है 55 का। तो यहाँ पर स्टॉक जो है मीडियन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, कोई ओवरसोल्ड या फिर ओवरबॉट कैटेगरी के अंदर यहाँ पर नहीं है। इसका 200 DMA की बात करें तो 344 का निकल के आता है, और 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 422 का निकल के आता है। 1 डे की यहाँ पर दोस्तों कैंडल लगी हुई है। और जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं स्टॉक ने रिसेंटली यहाँ पर हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट के प्रेशर की वजह से करेक्शन देखने को मिला। हाई गया था 538 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली का। ठीक है, हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, स्टॉक ने यहाँ पर दो बार दोस्तों यहाँ पे स्टॉक ने जो है हाई लगाया। किस प्राइस का मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पे देखते हैं कि इससे पहले भी स्टॉक ने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 530 के रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे स्टॉक गया 535 रुपीज़ से अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने दोबारा 535 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली गया और यहाँ से वापस जाता नज़र आया। यानी कि स्टॉक ने यहाँ पे जो है डबल टॉप, अगर मैं इस यहाँ पे लाइन को खींचूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे स्टॉक ने जो है डबल टॉप बनाया है। ठीक है, तो डबल टॉप में अक्सर दोस्तों यहाँ से रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल जाता है। हालांकि जो आज की कैंडल देखी वो ग्रीन देखने को मिली, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा आपने यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच रखा है, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे बाइंग करनी है ना, तो उसके ऊपर आपने खुद का एनालिसिस ज़रूर किया होगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा एक बार जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा, रियल ब्रेकआउट देगा, जो इसका ये हाई है 535 रुपये का, इसके बाद यहाँ से जब स्टॉक ऊपर ट्रेड करना जाएगा तभी यहाँ पे कोई पोजीशन बनाना, क्योंकि यहाँ पे जो डबल टॉप यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसकी वजह से यहाँ पर आपको जो ट्रेंड है वो रिवर्स देखने को बहुत जल्द मिल सकता है दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टॉक ने जो है यहाँ पर गैप अप ओपनिंग भी दी थी, जो यहाँ पे स्टॉक बढ़ने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो डबल टॉप दिखाई दे रहा है, ऊपर से गैप अप ओपनिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप सोच समझ के ही जो है एंट्री लेने की सोचिएगा दोस्तों। फिलहाल जो स्टॉक की यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दी वो एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ स्ट्रेट, ठीक है, तो एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करते नजर आ रहा है, और ये जो है ये इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो डबल टॉप की वजह से तो रेजिस्टेंस जो है काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी भयंकर रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 टाइम भी यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। अगर स्टॉक दोस्तों अपने इस सपोर्ट को तोड़ देता है, इस सपोर्ट को दोस्तों का स्टॉक तोड़ देता है, तो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ नजर आएगा 422 रुपये, 422 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद अगर ये 422 पे नहीं टिक पाता है तो आपको 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ नजर आएगा, जो कि 338 रुपीज़ का यहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट जो है वो ये है 315 रुपये, 320 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली का, वही इसका 200 मूविंग एवरेज के आसपास का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल जाता है 340 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली का। यानी कि 340 से लेके
320 रुपये का बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 422 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली का यहाँ पर निकल के आता है। फिलहाल भी स्टॉक अपने सपोर्ट पे ही ट्रेंड कर रहा है। अगर यहाँ से टूटता है तब की यहाँ पर बात हो रही है। रेजिस्टेंस में डबल टॉप बना रखा है, तो यहाँ पे भी आप देखभाल करके ही यहाँ पर एंट्री लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। कुछ बताने के रह गया हो तो पूछ ज़रूर सकते हो, अक्सर कमेंट कर यहाँ पर रिप्लाई दिए जाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतने। अगर आपको स्टेज स्टॉक कैसा लगा आप कमेंट में हमें यहाँ पे ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली वीडियो में।